अन्नदाता की मर्म वेदना जान नहीं कोई पाया, अन्नदाता की मर्म वेदना जान नहीं कोई पाया, और जब जब इसने हक मांगा तब तक इसको बहकाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान। कल परसों में जो नतीजे आए, जिस तरीके के नतीजे आए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के, और जिस तरह 2017 में योगी जी को सीएम चुना गया और 2022 में भी सीएम चुना गया, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। पहले भी ऐसा 35 साल के बाद ऐसा हुआ है कि दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में चुना गया। अखिलेश यादव जी को लग रहा था अब की बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर जो वो बैठेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रहता है देश में, वो है किसान। अब किसान को लेकर अलग अलग की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, अलग अलग तरीके के कानून बना दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पहले भी आपने इनकी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो इनकी वायरल हुई हैं यूट्यूब, फेसबुक पर, खासकर सोशल मीडिया पर। लेकिन बड़े चैनलों पर, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं, उन पर ऐसे लोगों को जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओयो की कहानी दिखाने के लिए उनके पास समय होता है, ओयो में क्या क्या घटनाएं होती हैं, जेएनयू की घटना पर उनका ध्यान होता है, लेकिन एक आम व्यक्ति अपनी बात उन चैनलों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा सकता। इसी तरीके से जो चैनल हैं वो काम सही से नहीं कर पाते, खुद को राष्ट्रवाद की बात करने वाले चैनल इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आम आदमी की आवाज़ है उसको जन जन तक पहुंचाएं। बातचीत करने के लिए, आपने पहले वीडियो देखी थी, बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। अच्छा, जो अभी 2022 में योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए हैं, बिजली को लेकर उन्होंने कहा था कि जो 300 यूनिट जो है घर की फ्री और सिंचाई फ्री, लेकिन विद्युत विभाग ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 15 लाख खाते में आएंगे सबके, ये कहे गए। फिर बाद में शाह ने ये कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला था। चुनावी जुमले ही हैं ये, बहुत ही कम ऐसे चांस हैं कि कर सकें। देखिए, भाजपा चाहे तो सब कुछ कर सके, सब कुछ संभव है। जिस देश में 80 लाख लोगों को 54 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न दे के और उनसे वोट लिए जा रहे हों, मात्र नमक, एक थैली नमक की महीने में 2 बार, 1 किलो राशन और 25-30 किलो गेहूं या चावल दे के। और दुर्भाग्य की बात देखिए भाई, देश आजाद होने में 90 साल लगे थे, और इस 90 साल में लाखों लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी थी, इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी। और उन्हीं में से एक शख्स था शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह ने 27-28 दिन तक अन्न का त्याग कर दिया था। अन्न का त्याग भगत सिंह ने क्या नू करा था? 70 साल में मेरे देश के लोग बाग आजाद होने के बावजूद फिर कटोरा खड़ा लेके और लाइन में जाएंगे, कंधे धर के लाग रहेंगे 30-30 किलो राशन। बड़े दुख की बात है। उनकी आत्माएं आज क्या कह रही होंगी? उन देशभक्तों की आत्माएं, जिस देश में आज सक्षम होना चाहिए था, जिस देश में बड़ी मजबूती होनी चाहिए थी, उस भगत सिंह के देश में ये हाल है। और लाइन लग रही है लोगों की राशन लेने के लिए। कहां जाने लग रहा है ये देश? बड़ा एक अजीब सा मामला हो रहा। एक ही बात नहीं थी, बात सरकार के सामने कई थी, कई चुनौतियां थी, और वो चुनौतियां आज भी जुगित हुए हैं। बिजली का बिल, भले ही चाहे, चलो इस इलेक्शन में 2 बात हावी रही, शासन और राशन। शासन और राशन। शासन की तो एक बात ये रही कि समाज को क्राइम से मुक्त किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी के टाइम में क्राइम से मुक्ति तो मिली। हम किसी भी टाइम निकल लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं ऐसी आती, चाहे 20-30-50 हजार रुपए भी जेब में हो, एयरगेट टाइम भी चल पड़े, उसमें तो बिल्कुल 100% ये बात कही जा सके। दूसरा फिर ये राशन का मामला था। इन दोनों मुद्दों की वजह से लोग बाग अपने मेन मुद्दों को भूल गए। मेन मुद्दा आज भी चूका तू है, बिजली के बिल। अगर सरकार कम नहीं करेगी तो भाई इसका 24 में फिर अंजाम तो भुगतना पड़ेगा जी। ये तो बाबा का कहा हुआ है, योगी जी का कहा हुआ है। पहले एक बिजली के खेत के बिल आधे कर रहे, अगर आधे नहीं करे, फिर उन्होंने फ्री भी कह दिया था खेत की बिजली फ्री करे। अगर ये नहीं करेंगे तो सवाल तो पूछेंगे लोग बाग।
24 में पूछना शुरू कर देंगे, 23 में पूछना शुरू कर देंगे। ये तो ऐसे चलता रहेगा मामला। एक तो विषय यूं ही था बिजली के बिल, दूसरा विषय गन्ने का पेमेंट और भाव का बढ़ाना। सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आ जा, पता नहीं किसानों के बारे में नहीं कभी भी सोचती। देखिए, एक योजना दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो थी फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना आई, बहुत बढ़िया, चलो फसल बीमा योजना आपने लागू कर दी। फसल बीमा योजना में कम से कम जिन चीजों का हमारे यहाँ नुकसान होए वो तो दायरे में हो, वो दायरे में ही नहीं। मैंने एक कविता लिखी थी इस पे, मेरी स्वरचित एक कविता है, वो ये कि अन्नदाता की मर्म वेदना जान नहीं कोई पाया, अन्नदाता की मर्म वेदना जान नहीं कोई पाया, और जब जब इसने हक मांगा तब तक इसको बहकाया। मिली अनेकों विफल योजना, लाभ नहीं कुछ मिल पाया, और चक्रव्यूह में फसल बीमे की इसको पुनः फंसाया। कैसे फंसा दिया चक्रव्यूह में? बीमा लागू कर दिया, बीमे की जबरदस्ती प्रीमियम कटनी शुरू होगी। भाई बीमा हो स्वेच्छा से सबकी, अरे बीमा हो स्वेच्छा से सबकी क्या ठीक कहानी नहीं होती? और जब बिन मर्जी के कटे प्रीमियम, फिर वह क्या बेईमानी नहीं होती? देखिए, जब हवा चलती है ना, हवा तेज जी, और उससे फसल बर्बाद हो जा, फसल गिर जा, जब पकी हुई फसल गिरने लग रही या जिसमें दाना नहीं पड़ा वो फसल गिर गई, उसमें दाना पड़ी कहां से जाएगा? तेज हवा से फसल गिरे, फिर वो क्यों मानी नहीं होती? और चिंगारी जो खंबे है ना, जी जी, चिंगारी से फसल जले तो वो क्यों मानी नहीं होती? भाई चिंगारी से फसल जले तो वो क्यों मानी नहीं होती? और तेज हवा से फसल नष्ट हो वो क्या हानि नहीं होती? और भाई साहब, पशुओं से बर्बाद फसल का क्लेम आज तक मिला नहीं, और कीट बीमारी खाए फसल को क्या हमको इसका गिला नहीं? अन्नदाता रहा डूब कर्ज में, लाभ आज तक मिला नहीं, और आत्महत्या हो रही प्रतिदिन, खत्म हुआ सिलसिला नहीं। क्यों नहीं हुआ सिलसिला खत्म? क्योंकि नाम मात्र का भाव बढ़ाया, नाम मात्र का भाव बढ़ाया, कहां गन्ना भुगतान गया? और तिलन दलन की ना कोई मंडी, दाम अधूरे धान गया। कहां रिपोर्ट स्वामीनाथन की, कहां कृषक सम्मान गया? कहां गई वो आय दोगुनी, छू बिजली बिल आसमान गया। और कहां गई वो भ्रष्टाचारी, कहां नौकरी चली गई, और कहां गया स्वर्णों का आरक्षण जिसे कहकर जनता चली गई? और कहां गई वो 15 लाख जिन्हें कहकर जनता चली गई? और झूठे जुमले और वायदों में एक योजना पंचवर्षीय चली गई, एक चली गई, दूसरी चलने लग रही। किसान को परेशान किया जाने लग रहा जी। आज किसान के सामने सबसे बड़ा संकट जो है वो है मजदूर का जी। किसान को मजदूर नहीं मिलता बिल्कुल भी, किसान रह गया अकेला खड़ा, क्यों? घाटे का सौदा है। लोग बात कितने तीर मारो जा, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से किसान का भी बढ़ा दें, किसान का तो कहीं भी नहीं बढ़ता, उसका तो घटाया जा। ये तो प्रकृति के ऊपर है भाई, कभी पता नहीं कुछ भगवान की मार है, कुछ सरकारों की मार है। किसान कैसे कैसे झेल रहा, किसान को मजदूर नहीं मिल रहा। मैं एक बात कहनी चाह रहा, अब ये किसान की जो मजदूरी वाला मामला है, खेती को आप नरेगा से जोड़ दो। नरेगा में पहले क्या हुआ करता था, जब नरेगा चली, या इसका नाम था नरेगा, नरेगा के बाद में बदल के इसे रख दिया मनरेगा। और मनरेगा में जॉब कार्ड बनाए जा करते थे, जो भी आदमी काम चाहता हो, गरीब आदमियों के लिए था, पर उसके अलावा फिर ये भी था, अगर कोई भी आदमी उस ग्राम पंचायत एरिया का काम चाहता हो तो उसे 100 दिन का काम दिया जाएगा, जिसके पास जॉब कार्ड धारक को, जिसके पास जॉब कार्ड होगा। धीरे धीरे उन दिनों के लोग बाग प्रधान उन लोगों से काम करवाते रहे। अब गांव में इतने काम ही नहीं रहे। प्रधानों ने क्या काम करा कि बजट तो मनरेगा का इतना बढ़ा दिया, बजट बढ़ गया और काम घट गया। मनरेगा के प्रधानों ने फर्जी जॉब कार्ड बना के अपने परिवार के लोगों के, अपने मिलने वाले लोगों के जॉब कार्ड बनवा के उनके खाते में 100 दिन का पेमेंट दे दिया, और फिर सेक्रेटरी और प्रधान ने मिलके उसे आधा आधा कर दिया, आधा लाभार्थी को दे दिया, आधा वो खाने लग रहा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे क्या देश विश्व गुरु बनने लग रहा क्या? इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। इस मनरेगा को आप कृषि से जोड़ दो, और कृषि से जोड़ने के बाद में उस मजदूर को, जिसके पास जॉब कार्ड धारक है, जिसके पास जॉब कार्ड बना हुआ है,
वो उसे खेती में भेज दो। किसान प्रधान के पास एक अपना आवेदन दे दे कि मुझे 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए 5 मजदूरों की जरूरत है। वे 5 मजदूर ग्राम प्रधान उसके खेत में भेज दे। किसान को तो एक मजदूर मिला और मजदूर को काम मिला, और किसान को यह उसके साथ तय कर दिया जा कि इसका 50% इसकी जो तनख्वाह है, इसकी मजदूरी है, उसका 50% तुम्हें जमा करवाना पड़ेगा। किसान का आधा पैसा लगा और सरकार का आधा पैसा बचा। लेकिन इसे कृषि से नहीं जोड़ा जा रहा, इसे खेती से जोड़ा जा सकता है। अगर जोड़े तो मेरा ख्याल का हवाई कुछ और हो। ये कितने ही मामले ऐसे हैं। अब एमएसपी का है, एमएसपी कुछ ही फसलों की एमएसपी है, 20, 22, 23 फसलों की, और वो भी सब जगह नहीं है, कुछ ही जगह पे है। हरियाणा पंजाब में हम लोग बात में इस वजह से प्रभावित हैं क्योंकि हम हरियाणा के बहुत पास हैं, हमें हरियाणा की मंडियों का लाभ मिल जा। तो एमएसपी का भी ऐसा ही हो रहा। किसान का जो मामला है वो कुल मिला के बहुत ठीक ठाक नहीं, जबकि किसान भारत की रीढ़ है। जिस देश का, मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत की पगडंडियों से होकर गुजरता है। जहां बड़े बड़े चिंतकों ने खेती को जो वो कहा गया कि खेती करने वाला भगवान का दूसरा रूप है, ईश्वर का स्वरूप झलकता तुझ में नित सुबह शाम, हे अन्नदाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम। किसान में अगर आप जाके देखें तो भगवान का रूप दिखाई दे। और किसान, रविंद्रनाथ टैगोर कहा करता था कि आप भगवान को देखो तो गरीब की झोपड़ी में जाके देखो। मैं ये कह रहा कि अगर आप भगवान को देखना चाहो तो किसान के खेत में जाके देखो, छोलते हुए, नड़ाते हुए, पानी चलाते हुए, पसीने में तरबतर हुए उस किसान को जाके देखो, उससे पता लगेगा। आप आज देखिए, आज के दिन क्या है, आप शहर में चले जाओ, हम देखते हैं। मेरे पास आज ही एक आदमी का फ़ोन आ रहा हरियाणा से, वो कह रहा भाई साहब ऑर्गेनिक गेहूँ चाहिए। ऑर्गेनिक गेहूँ क्यों चाह भाई? अगर नहीं, हम इस गेहूँ से दुखी हो लिए। और मगर तुम तो बड़े किसान हो, तुम अपने खेत में थोड़ा बोलो। कहने लगा चलता नहीं हमारे यहाँ आयु, और गुड़ भी ऑर्गेनिक बनवा दो हमारा। यानी वो हमारे से उम्मीद करते हैं कि ऑर्गेनिक की, यार किसान की कर रहे हैं दुर्गति। यार किसान के बारे में कभी तो बोल रहे हैं, किसान के बारे में बोलते नहीं। जो व्यापारी बैठे शहरों में खाते हैं ऑर्गेनिक, मांग रहे हमारे से ऑर्गेनिक, और किसान के बारे में कभी बोलते नहीं। किसान को बतावे ठलवा, किसान को बतावे निठल्ला, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगावे। एक बार भी किसान को अन्नदाता कहा गया? जिस किसान को शास्त्रों में भी, वेदों तक में अन्नदाता कहा गया, अब यहाँ आके ये जनरेशन, ये पीढ़ी से किसान को किसान नहीं मान रही। ये हाल होता जान लग रहा। ये हो गया मामला। जैसा ही अभी जो एमएसपी कानून को लेकर, जैसे ही मतलब किसान आंदोलन जब हुआ, तो सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी, एक तो बिल रद्द कर दिए जाएं, दूसरा एमएसपी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर होगा तो इसके किसानों को क्या फायदे होंगे? एमएसपी कानून होना चाहिए। किसान को उसकी भाव का उचित मूल्य मिलेगा। वो पहले से निर्धारित होगा कि इसका एमएसपी ये है, उसी हिसाब से वो लागत लगावेगा। अब हम लोगों ने एक, जैसा मान लिया हमने धान लगाया, धान की, मोटे धान की तो एमएसपी है, लेकिन जो बारीक धान है जिसमें बासमती है 1523, ये जो है 1509 है, 1121 है, इस किस्म की जो वेराइटियाँ हैं, इनकी कोई एमएसपी नहीं है। इनमें हमने लागत लगा दी, लागत तो आगे हमारी उसमें ज़्यादा और भाव हो गया उसका कम, तो पिट गया ना किसान। यहाँ आके दुखी है। अगर किसान को पहले ही इस मोटे धान की तरह या गेहूं की तरह एमएसपी उसकी भी क्लियर कर दी जाए, भाई इसका ये रेट होगा, तो उसी हिसाब से उसकी लागत लगावेगा, किसान को उसका वाजिब दाम मिलेगा। एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी होगी तो वो किसान का एक कवच है, किसान का एक बचाव है, तो एमएसपी तो होनी चाहिए। अच्छा, जैसा ही मतलब आपने धान की बात की, पिछली बार कुछ लोगों का कहना ये था कि जब हम धान लेके हरियाणा में गए, क्योंकि यहाँ तो मंडियाँ नहीं है धान की उत्तर प्रदेश में, तो जब वो हरियाणा में लेके गए तो रास्ते में जब वो यमुना क्रॉस कर रहे थे तो ट्रैक्टरों को रोक लिया गया। क्या अगर, क्योंकि सरकार बन चुकी है, योगी जी तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो अपनी मंडियों में जाकर अपना जो धान है उसको सही मूल्य पर बेच सके? बिल्कुल करना चाहिए, बाकी यहाँ हो नहीं पाएगा। ये लोग, इन्होंने एक बार, पिछली बार भी हुआ, लेकिन पिछली बार हमने ये देखा कि उसमें बोरी में मॉइस्चर देखते हैं, इसमें इतना मॉइस्चर है, इतनी नमी है। भाई किसान कहाँ सुखावेगा उसे?
सुखा के मंडी में थोड़ा ही ले जाएगा। अब हरियाणा में तो हम जैसा काटा वैसा मंडी में चला गया। चलो हमारा रुपया दिल्ली जो कम बिक गया 10 20 50 रुपए कम बिक गया तो हमारी वो हेडक तो खत्म होगी, वो मजदूरी तो खत्म होगी। अब यहाँ मॉइस्चर मांगते हैं कि इसमें तो बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, इसका इतना दाना मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इतना इसका ये काला नहीं होना चाहिए, दुनिया भर की तो शर्तें लगा दें, कंडीशन लगा दें। यहाँ मंडी नहीं है। मंडी अगर है कहीं, मुझे तो लग नहीं रहा यहाँ से धान की मंडी है। केवल गेहूं की ऐसी फसल है जो यहाँ बिक जा। गेहूं तो चला जा, गेहूं को तो FCI ले ले, सोसाइटियों पे और कई जगह गेहूं बिकता रहे, लेकिन धान का कहीं कोई नहीं, धान का कोई भला नहीं है। धान नहीं, या सरसों के खरीदार नहीं है, या तिल का खरीदार नहीं है, या उड़द का खरीदार नहीं है, मूंग अरहर का खरीदार नहीं है, या जितने किसान की और फसल है जिनसे उसकी आय ठीक ठाक हो सके, उनमें किसी की भी यहाँ मंडी नहीं है। उनके लिए लोग तरसते फिरे। मान लिया मेरे पास उड़द हो गया, उड़द की मंडी कहाँ है? शामली में। कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। कहाँ है? गंगो में। यहाँ कहीं उड़द की मंडी नहीं है। उड़द को 2-2 धड़ी या 4-4 या 5-5 धड़ी के हिसाब से गाँव में बांट दो, गाँव में बेच लो, तो इससे थोड़ा ही भला होगा। एक मुश्त पैसे आवे मंडी में जा आदमी के। तो ये देखो, MSP तो होना बहुत जरूरी है। MSP होनी चाहिए। MSP की गारंटी सरकार को देनी चाहिए और सभी फसलों की MSP होनी चाहिए।